हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 1000 एमसीक्यूज की पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई है, जिसमें टोटल अभी तक हम लोगों ने 734 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें लगभग 993 एमसीक्यूज हैं। तो इस तरीके से जो बचे हुए आपके लगभग 260 एमसीक्यूज हैं, उसे हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। एक क्लास आज रहेगी जिसमें आपको लगभग 130 से 132 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, और एक क्लास आपको कल मिल जाएगी, जिसके बाद आपका पूरा करंट अफेयर्स का सारा हेडेक खत्म हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आई दृष्टि करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी। उसमें घटनासार की क्लासेस मिलेंगी, आई दृष्टि की मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेगी, मैराथन मिलेगा, एवरीथिंग आपको वहां पे करंट अफेयर्स का सारा इश्यूज खत्म हो जाएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक बायो में दिया हुआ है, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हो, जहां पे लगभग 15,000 फैमिली हो चुकी है हमारी। 14.9 थी, शायद 15 हो गई होगी, तो उसे ज्वाइन करना, वहां पे ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अब हम लोग आपकी क्लास को, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने 5 से 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव आयोजित किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, पिछले 10 वर्षों के दौरान देश की सौर ऊर्जा की क्षमता 32 गुना बढ़ गई है और भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। और ये जो लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, ये COP26 में रखा गया था, जो आपके ग्लासगो में आयोजित हुआ था, यूनेस्को यूके के अंतर्गत। और अगर मैं आपको बताना चाहूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन है, ये जो आपका आईएसए है, इसका गठन भी आपका 2015 में हुआ था। भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर किया, जिसका हेडक्वार्टर आपके इंडिया के अंतर्गत है, गुरुग्राम, और जिसमें टोटल अभी तक 101 मेंबर हो चुके हैं। 101 नंबर की बात करें तो उसका नाम है दोस्तों नेपाल। 100 नंबर की बात करेंगे तो पराग्वे हो जाएगा, साउथ अमेरिका का। और अगर हम 99 नंबर पे बात करें तो यहाँ पे स्पेन भी इसमें शामिल हो चुका है। ये चीजें मैंने आपको करंट अफेयर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ाई हैं और यहां पे भी आपको रिवाइज करा रहे हैं। एमसीक्यू से फायदा बस ये है दोस्तों आप लोगों को, कि जो भी आपने करंट अफेयर्स की अब तक की क्लासेस की हैं, उनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ वही लैंग्वेज यूज की जा रही है तो कैसे आपको आंसर देना है। अब जैसे ये भी मैंने पढ़ा है कि 2024 में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक होता क्या है दोस्तों, ये ब्रिक्स देशों के साथ के द्वारा खोला गया है, और ये बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी, जिसको एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। शुरू में इसमें टोटल 5 मेंबर थे, लेकिन धीरे धीरे इन मेंबरों की संख्या बढ़ती गई और अब वर्तमान में 9 मेंबर हो गए हैं। लेकिन जो 9th नंबर पे जो देश जुड़ा 2024 में, ये नाम था अल्जीरिया, और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वहां की यात्रा भी की थी। अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में मंजूरी मिली है, और जो विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के विकल्प तलाशने वाले अन्य देशों में शामिल हो गया है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे अल्जीरिया में ही एक यूनिवर्सिटी है अल्जीयर्स के अंतर्गत। यूनिवर्सिटी का नाम तो खैर याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ाया भी अभी कल या परसों करंट अफेयर्स में। वहां पे मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई हमारी राष्ट्रपति महोदय जी को पॉलिटिकल साइंस में। तो ये चीजें मैंने बताई थी, और राजधानी वगैरह भी याद रखना। नेक्स्ट ये भी टॉपिक हमने पढ़ा है, एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया है। अब देखो, इसमें अगर ऑप्शन तो आपको मिलना चाहिए था महाराजगंज, ठीक, यहीं पे आपकी गलती हो सकती है। जिले के स्तर पे बात करेंगे तो महाराजगंज, और महाराजगंज में एक जगह है भारी वैसी। क्या नाम है? भारी वैसी। लेकिन ये जो जगह आती है, ये गोरखपुर वन विभाग के अंतर्गत आती है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 सितंबर 2024 को गोरखपुर वन विभाग के अंतर्गत भारी वैसी कैंपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। ये एशियाई किंग वल्चर या लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र बना है। और इस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वन विभाग को गोरखपुर में वानिकी महाविद्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए। तो वानिकी महाविद्यालय कहां ओपन होगा? गोरखपुर में ही होगा। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या हो गया, महाराजगंज एक अलग जिला है, लेकिन अगर हम गोरखपुर का जो वन प्रभाग देखेंगे, वन विभाग, उसके अंतर्गत महाराजगंज का भी क्षेत्र आता है।
आगे बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल ने की है और ये बंगलुरु के 49 वर्ष के हो चुके हैं और ये सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्लियर होगी बात। आगे देखते हैं, यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल खिताब क्रमशः किसने जीता? तो यूएस ओपन दोस्तों बात हो रही है, जो कि आप देखोगे 2024 का सबसे लास्ट होता है, तो इसमें जीतेंगे आपके जैनिक सिनर और आर्यना साबालेंका। जो पुरुष एकल में होंगे ये जैनिक सिनर इटली के और ये पहला ऐसा इनका खिताब है इटली के अंतर्गत, और साथ ही साथ महिला एकल में अगर हम बात करें आर्या साबालेंका जो कि बेलारूस की है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता किया है? अर्थात हम न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरीके से यूज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, परंतु उसको मिलिट्री एक्सरसाइज या वॉर के लिए युद्ध नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो ये यूएई के साथ किया गया। किसके साथ किया गया? यूएई के साथ। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड एनपीसीआईएल ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन सा परमाणु संयंत्र है? बराक, ये यूएई का है और यह समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2015 में हुई सहमति पर ही आधारित है। नेक्स्ट है, किस राज्य के निचली पालनी पहाड़ी में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कैरहोटस पाइपरस की पहचान की है? तो ये तमिलनाडु। अब जैसे ही पालनी पहाड़ी दे दिया दोस्तों तो तमिलनाडु ही आंसर होना चाहिए था। ये कॉमन सेंस लगा सकते हो, भले आपको इसके बारे में जानकारी न हो। देखो कि पालनी पहाड़ियां दक्षिणी भारतीय राज्यों केरल और तमिलनाडु में फैली हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनका विस्तार तमिलनाडु के अंतर्गत ही माना जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में किस शहर को 2024 का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीतने को मिला? तो वायु में याद करो, पहला नंबर सूरत का था, दूसरा नंबर जबलपुर का था, तीसरा नंबर आगरा का था, और 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या में अगर आप श्रेणी सेकंड में देखोगे तो उत्तर प्रदेश से आपका फिरोजाबाद हो जाएगा और अमरावती रैंक 2 मिलेगी महाराष्ट्र में, और झांसी फिर रैंक 3 आता है यूपी का। अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी यूपी यहाँ पे एयर कंडीशन में। और साथ ही साथ अगर आप 3 लाख से कम श्रेणी में देखोगे तो पहली रैंक रायबरेली को मिलती है, दूसरी नलगोंडा तेलंगाना को, और तीसरी नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में। तो देखा जाए श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही जगह उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स यानी कि 5 दशक राजनीति में किसके बीते हैं? ये सुशील कुमार शिंदे की पुस्तक है, सुशील कुमार शिंदे की। आगे देखते हैं, नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषित देश कौन सा है? कोई और नहीं है बल्कि भारत ही है दोस्तों। भारत प्रतिवर्ष लगभग 9.3 मिलियन मीट्रिक टन वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन के लगभग 5वें हिस्से के लिए जिम्मेदार है। दूसरे नंबर पे नाइजीरिया आता है, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे चीन। तो सोचिए भारत जो है कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण करता है। नेक्स्ट है, 6 सितंबर 2024 में पीएम मोदी जी ने कहां पर जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा आपका सूरत में हो जाएगा। यह पहल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की एक संयुक्त योजना है, जिसका उद्देश्य है कि भाई जल संरक्षण में जो सामुदायिक भागीदारी है उसको बढ़ावा देना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के वैज्ञानिकों ने देश का पहला बायोमार्कर किट विकसित किया है, जो कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता का प्रारंभिक चरण में ही सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, जो कि पहली बार अभी काफी लंबे समय के बाद 24 साल तक तो बीजू जनता दल का शासन था यहाँ पे, और अब बीजेपी सरकार के अंतर्गत मोहन चरण मांझी ने भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, और जिसे ओडिशा में 620 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाना है। आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? तो आप देखोगे भारत नंबर पे आता है। अगर चाइना की बात करें तो ये आपके 5G स्मार्टफोन का सबसे बड़ा जो है कि मतलब कि एक तरीके से यूजर है 32%, और भारत आता है 13%, अमेरिका आता है आपका 10% पे। आगे बात करते हैं, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? तो ये आपके हैदराबाद में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन 2024 में 5 सितंबर को हैदराबाद में शुरू किया गया था, और इसकी जो थीम थी एआई को सबके लिए उपयोगी बनाना है।
भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 18वां प्राप्त किया था। ध्यान देना कि ये पैरालंपिक है, ठीक है, जो विकलांग या दिव्यांग लोगों का होता है, जिसमें 7 गोल्ड जीते गए थे, 9 रजत जीते गए थे और 13 कांस्य पदक के साथ टोटल हमने 29 पदकों को जीता और इस तरीके से हम तालिका में 18वें नंबर पे थे। कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए? रणधीर सिंह। भारत के पूर्व निशानेबाज रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 44वीं महासभा में इसको लेकर आधिकारिक घोषणा की गई है। आगे बात करते हैं, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जी को। गोल्ड मेडल विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला धाविका प्रीति पाल पेरिस खेलों के लिए समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। अच्छा, इससे पहले आपने ये भी सुना होगा मनु भाकर जी को, जो कि पहली भारतीय महिला है जो निशानेबाज में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतती हैं। ठीक है, यहाँ पैरालंपिक की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ये पहली महिला है जो पैरालंपिक्स जैसे गेम में एक साथ 2 पदक जीतने में सफल हुई, प्रीति पाल। और अगर हम उद्घाटन समारोह में बात करेंगे तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे, लेकिन अगर हम समापन की बात करेंगे तो यहाँ पे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच में एक शांति समझौता कहां पर आयोजित हस्ताक्षरित हुआ? तो नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया था। किसने अपनी पहली लघु कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है? तो ये देख लेते हैं, ए ऑप्शन दिखा रहा है इसका, अर्थात ए ऑप्शन में क्या दिया है? प्रशांति राम जी ने जीता है। क्या है? सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की एक व्याख्याता यानी कि लेक्चरर जो है प्रशांति राम ने अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया जिसके तहत वह उस देश की समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में मदद करेगा? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगर समुद्र के अंतर्गत कोई भी पनडुब्बी दल अगर किसी भी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसका बचाव किया जाएगा। ये समझौता भारत ने किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा बिहार। देखो, जिसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसे तो मैं पूरा पढ़ता हूँ, 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस फैक्ट को रटना जरूरी होता है, तो वहां पे मैं व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको अगर पढ़ना होगा तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट कर रखी है, पिन कर रखा है, वहां से डाउनलोड कर लो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करके एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को मंजूरी दे दी है। अच्छी बात है ये। लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार किस राज्य किसे सम्मानित किया गया? जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार। तो ये हो जाएंगी आपकी दसारी राधिका। क्या है ये मामला? नई दिल्ली में आयोजित भारतीय इस्पात सम्मेलन 2024 में भारतीय इस्पात संघ यानी ISA इंडियन स्टील एसोसिएशन ने प्रतिबद्धता में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की कॉर्पोरेट इकाई को क्या की जो DGM है HR, उन्हें डॉक्टर दसारी राधिका को लैंगिक विविधता जेंडर जो डाइवर्सिटी है उसका पुरस्कार दिया। आगे बात करते हैं, किसने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT यानी NXT पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये गिरिराज सिंह ने किया। यहाँ पे विजियो NXT वेब पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 5 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया और गिरिराज सिंह ने भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24x25 का भी शुभारंभ किया है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने 5 सफल वर्ष पूरे किए और इसे किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 2024 में किया गया था। 12 सितंबर 2024 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश भर में सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसमें क्या है कि स्वैच्छिक और अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है और किसान पेंशन फंड में मासिक योगदान करते हैं, जिससे केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान देती है। तो एक तरीके से पेंशन के तरीके हैं।
टाइम पत्रिका की 2024 की एआई में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव जी को शामिल किया गया। टाइम मैगजीन की 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में 3 भारतीयों को जगह मिली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव है, अभिनेता अनिल कपूर जी हैं और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नील केड़ी जी हैं। तो ये तीनों का नाम याद रखना है, लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा था केवल कैबिनेट मंत्री के बारे में, इसीलिए यहाँ पे अश्वनी वैष्णव जी का नाम है। अदरवाइज अगर नाम फिल्म स्टार का पूछ ले या कॉमन नाम देके पूछ ले तो अश्वनी वैष्णव, अनिल कपूर और इन्फोसिस के जो सह संस्थापक हैं नंदन नील केड़ी जी, ये सभी इसमें शामिल हैं। पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पीसीएएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल हो चुका है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट जहाज आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की को कहां पे लॉन्च किया गया? तो केरल में लॉन्च किया गया। कहां पे? केरल में लॉन्च किया गया। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। कहां पे? गुजरात में। ये भुज से अहमदाबाद के बीच में जो मेट्रो ट्रेन की सुविधा प्रदान की जाएगी, वंदे मेट्रो ट्रेन सेवा जो है, और इसी का नामकरण कर दिया गया नमो भारत रैपिड रेल। डब्ल्यूएचओ संगठन ने भारत किस देश को आधिकारिक तौर पे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो ये जॉर्डन को किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये संभावना रहेगी इस प्रश्न के आने की। डब्ल्यूएचओ ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। करीब 20 साल से जॉर्डन में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं मिला है। फिर आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया है? तो ये भी मैंने बताया था, पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी थी और इसी का नाम बदल दिया गया है। अब यहां पर डिटेल पढ़ लेते हैं। देश के औपनिवेशिक छाप को हटाने की अपनी नीति को जारी रखते हुए भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर से बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। श्री विजयपुरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हिस्से दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। सितंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन मौसम की अवधि क्या है? 2 वर्ष के लिए दोस्तों थी, और इसके लिए जो आपको 2000 करोड़ रुपए दिया गया है वो 2 वर्ष में खर्च किया जाएगा। एलसीए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन चुकी हैं? तो मोहना सिंह बन चुकी हैं। ठीक है, कौन है ये? मोहना सिंह। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। इसे किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो मैंने बताया था आपको 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए इसरो के अंतर्ग्रही शुक्र ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। शुक्र ऑर्बिटर मिशन या शुक्रयान मिशन के लिए कुल स्वीकृत बजट 1236 करोड़ रुपए है। इस मिशन के मार्च 2028 में प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है, जब पृथ्वी और शुक्र ग्रह एक सीध में होंगे, ताकि अंतरिक्ष यान शुक्र की कक्षा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम ईंधन का प्रयोग कर सकेगा। सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की अनुमति दी? तो ये जिम्बाब्वे ने ऐसा काम किया। हालांकि जिम्बाब्वे में अभी एक नई मुद्रा को लॉन्च किया गया जिसका नाम है जिग। जिग का मतलब होगा जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड। किस राज्य ने या किस राज्य सरकार ने दीमापुर, चुमैकेदिया, न्यूलैंड जिले के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड सरकार ने दीमापुर, चुमैकेदिया और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने के लिए मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रज्ञा पालन दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है? तो तेलंगाना। क्योंकि यहाँ पर जो आप देखोगे कि हैदराबाद, अगर आप देखोगे 17 सितंबर वह दिन है जिस दिन 1948 में हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ के एकीकृत किया गया, और 17 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, और इसी दिन प्रज्ञा पालन दिवस भी मनाया जाएगा तेलंगाना में। कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश हो गया? मैक्सिको। यहां पर लोकप्रिय मतदाता, कहने का मतलब हो गया कि मतदाताओं को भी जो है कि चुनने का अधिकार मिल गया कि अपना जज खुद चुन लीजिए। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता अंपायर, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता अंपायर, ये पुस्तक किसने लिखी? संजीव कुमार ने। इनके जरिए लेखक संजीव कुमार इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, और उन्होंने भारत के अतीत की कहानी को एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश की है। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत तूफान यागी से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता भेजी है? तो ऑपरेशन सद्भाव। अगर हम इंद्रावती की बात करेंगे दोस्तों, तो ये अभी हैती से भारतीयों को वापस निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए चलाया गया था, और यहाँ पे ऑपरेशन सद्भाव। किस देश को नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है।
फिर आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने किस राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये तो दोस्तों देखना पड़ेगा, डी ऑप्शन दे रहा है, अर्थात महाराष्ट्र हो जाएगा। श्री जगदीप धनखड़ जी ने महाराष्ट्र के 433 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र कौशल रोजगार उद्यमिता नवाचार विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस देश को हराकर भारत ने 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता? ये पुरुष एशियाई हॉकी में जीत रहे हैं हम, चाइना को हरा के। ठीक है, लगातार हमने जो है कि 5वीं बार जीत लिया है। जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन अध्ययन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो भारत के द्वारा। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किए गए टील कार्बन पर भारत के पहले अध्ययन ने जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण महत्व पर प्रकाश डाला है। ध्यान से समझ लो ये बात कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के तहत किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के अगर कोई भी व्यक्ति हैं तो उनके लिए कार्ड की जो आवश्यकता जो थी उस चीज को विस्तार कर दिया गया कि अब इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाएगा, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। तो ये यहाँ पे एक लैंडमार्क डिसीजन किया गया। अभी तक क्या था कि जो अमीर हैं या जो पैसे वाले हैं, जो संपन्न है, जो अच्छे अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते, तो उनका जो है कि खर्चा नहीं दिया जाएगा जन आरोग्य भारत के तहत। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया, 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी वरिष्ठ नागरिक होंगे, 70 वर्ष या उससे ऊपर के सभी को ये सुविधा दी जाएगी। भारत ने किस देश की एक 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगाने की मंजूरी? अब इतना ही अगर आपको पता हो, 1643 किलोमीटर की जो लंबी सीमा होती है वो म्यांमार के साथ साझा होती है। कौन कौन राज्य करते हैं? अरुणाचल प्रदेश करता है, पहली चीज क्लियर हो गया, अरुणाचल प्रदेश करेगा। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो नागालैंड करेगा, फिर मणिपुर करेगा, फिर नीचे मिजोरम करेगा। तो ये 4 देश करते हैं, मतलब 4 राज्य। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस पैरालंपिक खिलाड़ी को मतदाता जागरूकता के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय PWD आइकन घोषित किया है? तो ये हो जाएंगे आपके शीतल देवी और राकेश कुमार। इन दोनों लोगों को जो है कि घोषित किया गया। देखा जाए तो ये तीरंदाजी चैंपियन जो शीतल देवी हैं और राकेश कुमार, ये दोनों ही तीरंदाज में शामिल हैं और इन्हीं को जो है कि घोषित किया गया आइकन के रूप में। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 16 सितंबर को। कभी कभी आयोग ऐसे प्रश्न भी रखता है। तो यहां पर देखेंगे 30वें विश्व ओजोन दिवस जो 2024 को किया गया, इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब किया? तो ये भी मैंने बताया था 18 सितंबर 2024 को, जिसके अंतर्गत ये वैसे तो केंद्रीय बजट 2024 में घोषित NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया। और इसके तहत यह पहल जो है माता पिता को अपने बच्चों के लिए पेंशन खातों में निवेश करने की अनुमति देता है, जिसमें क्या मिनिमम आप 1,000 रुपये कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम की कोई भी जो है कि लिमिट नहीं है। और 18 साल होने पर उस बच्चे का जो खाता है NPS का, वो ऑटोमेटिकली सामान्य NPS में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहां देखते हैं 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे पर किसकी अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया? मैंने बताया था कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ये बैठी थी। ठीक है, ये कमेटी हुई थी। और देखा जाए तो यहाँ पर रिवाइज कर लो ये टॉपिक, सर्वसम्मति से एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे लोकसभा, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। इसमें 2 चरण की दृष्टिकोण बताए हैं। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराएंगे और दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के अंदर हम स्थानीय चुनाव कराने का प्रस्ताव रखते हैं, और जिसके लिए 2 अलग अलग प्रकार के संशोधन करने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 यानी 2024 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार की PM-E ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है? PM-E ड्राइव योजना के लिए तो यहां पे देखोगे 10,900 करोड़ रुपए। ये होता क्या है? देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट E ड्राइव योजना के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने के प्रस्ताव ने मंजूरी दी है। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहजा 5वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो सलालाह में किया गया था। और ये सलालाह कहां पे है पता है आपको? ओमान के अंतर्गत आएगा।
16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अजय कंवर के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का P-8I विमान अभ्यास काकाडू 2024 के 16वें संस्करण भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गया है, यानी वहां पर इसके साथ पार्टिसिपेट किया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनी कौन सी शामिल है? तो HCL टेक। ठीक है, वैसे देखा जाए 1000 कंपनियों में से 22 भारतीय हैं। HCL भारतीय कंपनियों में सबसे आगे है, जिसने 112वां स्थान प्राप्त किया, और उसके बाद 119 पे इंफोसिस है और 134 पे विप्रो है। ये भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था। और याद होगा यहाँ पे सबसे बेस्ट कंपनी के रूप में सबसे नंबर 1 पे जो रैंकिंग मिली वो एप्पल को मिली है, और सेकंड नंबर पे जो मिली है दोस्तों एक्सेंचर को मिली है। किसको मिली है? एक्सेंचर को, एक कंपनी है इसी तरीके से, उसको दिया गया है ये। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु किस अभियान को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान। ये मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ 1000 गांवों को शामिल किया जाए, जिसमें 5 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ देखो कि बजट के भाषण 2024-25 की घोषणा के अनुरूप 63,000 लगभग गांव शामिल होंगे, जिसमें 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। और इसमें हमने 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 549 जिले 2740 ब्लॉक के गाँव को शामिल किया गया है। किसे भारत के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किया? किसने? तो ये बताइए जरा। तो ये हो जाएगा आपका अमित शाह जी ने किया था। हर जगह नरेंद्र मोदी जी को मत रखा करो, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी अब पीछे हटते हुए और भी लोगों को जगह देते हैं आगे काम करने के लिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने गुरुवार को श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किया, जो महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें देखा जाए तो जो 4 प्रमुख क्षेत्र है ना, उन पे फोकस करेंगे। क्या? महिला किसानों को सशक्त बनाया जाएगा, दूसरा रहेगा स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, तीसरा डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, और चौथा डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन कि सितंबर 2024 में NSG 1 का दर्जा हासिल करने वाले विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ से? भैया विजयवाड़े की बात करा तो ये तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, विजयवाड़ा। सिंपल प्रश्न है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पंजाब ने। और हॉकी पंजाब ने पेनाल्टी शूटआउट में उत्तर प्रदेश हॉकी को 4-3 से हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीत ली, यानी यूपी को ही हरा दिया। और हॉकी इंडिया द्वारा 9 से 9 सितंबर 2024 तक जालंधर पंजाब में किया गया था इसका आयोजन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में टाइम्स ट्रेवल द्वारा किसे एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर यानी दुनिया का 8वां अजूबा भी आप इसे कह सकते हो। किस राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में ही होगा दोस्तों। त्रिपुरा और किसी और स्टेट के मुख्यमंत्री कहीं और तो जाएंगे नहीं। यहाँ आप देखोगे कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त रूप से 16 सितंबर 2024 को त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है आपका, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा? 2028 तक। मैंने ये पढ़ाया भी था आपको, बहुत डिटेल से आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान मिला। यहाँ पर भी हमने जापान को क्या किया? पीछे धकेल दिया है। देखा जाए कि पहली बार ये जारी की गई थी 2018 में। ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है लोबी संस्थान, वो जारी करता है। पहली रैंकिंग मिली है USA को, दूसरी मिली है चाइना को, तीसरी मिली है भारत को, चौथे नंबर पे जापान है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? अब देखो याद होना चाहिए भैया कि कहाँ कहाँ है। देखो वैसे तो फ्रांस में भी है, अमेरिका में भी है, तो यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि हाल ही का मतलब हो गया यहाँ पे बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए काउंसलेट खोलने का फैसला किया गया। और अमेरिका में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टेटमेंट यूज किया। और हालांकि ये जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे क्वाड की हुई थी, ठीक है, क्वाड की, जहां पे क्वाड कैंसर मून शॉट करके एक प्रोग्राम भी चलाया गया, तो वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल का पायलट प्लांट कहां पे लगाया जा रहा है? तो पुणे में लगाया जा रहा है। यह परियोजना थर्मैक्स लिमिटेड और IIT दिल्ली के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। आगे देखते हैं यहाँ पे,
32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? तो प्रत्याशा रे जी को सम्मानित किया गया। उभरती हुई तैराक प्रत्याशा रे को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 में 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो सेनिस पलासियोस निकारागुआ की हैं ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। वैसे तो इस प्रश्न को ना भी पढ़ोगे तो चलेगा दोस्तों, क्योंकि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो 72वां संस्करण था, पुराना हो चुका है, 18 नवंबर का। इसको ना भी पढ़ोगे तो चलेगा। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 23 नवंबर 2023 के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने रियासी जिले के कटड़ा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को रवाना किया। इस ट्रेन में जम्मू एवं कश्मीर की 700 छात्राएं भी सवार थीं। 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड फिल्म किसको प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका एंडलेस बॉर्डर। कौन सी हो जाएगी? एंडलेस बॉर्डर। आगे देखते हैं, 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी पदक से किसे सम्मानित किया गया? ड्रिफ्ट को सम्मानित किया गया। यहां पर देखते हैं हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे पिछले जो क्वेश्चन थे वो ओल्ड हो चुके थे, मतलब पुराने क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। 2-4 क्वेश्चन जो अवार्ड वाले थे। यहां पर देखते हैं कि COP28 में 118 देशों द्वारा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ा के 3 गुना करने के संकल्प पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। ऐसा किस कारण से भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए? क्योंकि दुनिया चाह रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम 3 गुना कर लें 2030 तक। भारत ने क्यों नहीं किया? क्योंकि मसौदा पत्र में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का उल्लेख था, और जबकि आपको पता है दोस्तों भारत में 50% से अधिक अभी भी बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। तो अगले 5 वर्षों में हम लोग कोयले को चरणबद्ध तरीके से कैसे समाप्त कर लेंगे? फिर तो अभी हम तैयार ही नहीं है इस मामले में। अभी तो रिन्यूएबल एनर्जी का भी हम केवल 32% यूज कर रहे हैं। जब तक हम 60 से 70% तक ना पहुंच पाए तब तक हम कोयले का चरणबद्ध तरीके से जो समापन है वो नहीं कर पाएंगे अभी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में मेरे को पूछना है कि बताइएगा जरा कि COP29 का आयोजन कहां पे किया गया अभी हाल ही में? आगे देखते हैं, संसद की शीतकालीन सत्र में पारित जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 2004 के अधिनियम में उल्लिखित वाक्यांश कमजोर और वंचित वर्ग यानी वीक एंड अंडर प्रिविलेज अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के बारे में कौन सा कथन, मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार किए? जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ के 90 कर दी गई। देखो 90 तो विधानसभा सीट थी, अभी चुनाव हुए और उसके परिणाम भी मैंने बताए थे, हरियाणा सरकार का जो चुनाव था उसके साथ, तो वहां पे 90 सीटें हमने पढ़ी थी, तो वो स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट है, 7 सीटें अनुसूचित जातियों और 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासियों में से 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित कर सकेंगे, जिसमें से एक महिला होगी। और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से भारत में विस्थापितों में एक व्यक्ति को उपराज्यपाल नामित करेंगे। तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट सही है। यूनेस्को के द्वारा भारत निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? तो ये गरबा नृत्य हो जाएगा। यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति ने दिसंबर 2023 को गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हालांकि मैंने इसको क्रम वाइज पढ़ाया भी था आपको कि जैसे यहाँ पे रामलीला, वेदों का पाठन, कुट्टियम, ये सबसे पहले हुआ था 2008 में, फिर रमन, ये सभी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी करंट अफेयर्स में डिटेल से। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा योग नवरोज 2016, फिर कुंभ मेला 2017, दुर्गा पूजा 2021, गरबा नृत्य 2023 का है। लोकसभा के सदस्य महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को संसद से निष्कासित कर दिया गया। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो तृणमूल कांग्रेस से। बहुत ही चर्चा में रही थी महुआ मोइत्रा, क्योंकि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर धन लेकर संसद में प्रश्न पूछने मामले में भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने इस प्रकरण में 6-4 के बहुमत से महुआ मोइत्रा को दोषी ठहराया था। समिति की रिपोर्ट 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा के पटल पर रखी गई और इसी दिन सदन ने बहुमत से उनके निष्कासन प्रस्ताव को पारित कर दिया। समाचार की सुर्खियों में रहा फ्रगाड्स फजाल ज्वालामुखी। ये भैया किस देश में आया? ये आइसलैंड में आया। संसद में सुरक्षा चूक से सबक लेते हुए संसद की सुरक्षा कार्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सौंपा गया है, और CISF के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहां अगर हम देखते हैं कि इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, तो ये बात सही है। साथ ही साथ
इसकी उन अपनी स्वयं की एक अग्निविरोधी या अग्निरोधी विंग भी है, बिल्कुल। और यह देश की 350 से अधिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात है, बिल्कुल। और इसमें महिला सैनिक नहीं होती हैं, ऐसा नहीं, इसमें महिलाएं सैनिक भी होती हैं। जम्मू एवं कश्मीर के बारे में संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 दिसंबर 2023 को जो निर्णय दिए गए थे उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है हमें? क्या 370 एक अस्थायी प्रावधान था? बिल्कुल। आगे देखते हैं। 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है, यह भी सही है। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, बिल्कुल। और चुनाव आयोग ने 3 सितंबर 2024 तक जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए, यह भी बात सही है। और हालांकि चुनाव हो भी गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला है शायद, उमर अब्दुल्ला पहले सीएम बने हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, ये बात भी कही गई है, लेकिन देखो कब तक करते हैं ये अभी कंफर्म नहीं है, तो पांचवें यहाँ पे सही हो जाएंगे। जम्मू एवं कश्मीर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 11 दिसंबर 2023 को दिए गए निर्णय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे तो यहाँ पे देखो कि जम्मू एवं कश्मीर से लद्दाख को अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला वैध माना गया, बिल्कुल। तो दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हैं, तो ऐसा नहीं है, बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की आवश्यकता नहीं है, यह भी ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था, राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति अब भी है, बिल्कुल। तो बी वाला स्टेटमेंट गलत है कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में सत्य और सुलह आयोग का गठन किए जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो ये सुझाव दिया गया था आपके जम्मू कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले की सुनवाई करने वाली जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति संजय किशन कौल जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है आपका, नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मिजोरम में लाल दुहमा, तेलंगाना में अनुमला रेवंत रेड्डी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा। तो ये सभी के सभी सही हो जाएंगे, सभी पांचों सही हैं। नेक्स्ट है आपका, विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ कब किया गया? 25 सितंबर 2023 को किया गया। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS तारमुगली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ एक एक करके पढ़ते हैं कि यह एकमात्र युद्धपोत है जो 2 देशों की नौसेना में शामिल रहा है। यह इस युद्धपोत ने 3 नामों INS तिलानचांग और MCGS हुरावी और INS तारमुगली से सेवाएं प्रदान की हैं। साथ ही साथ इसे एक युद्धपोत म्यूजियम के रूप में विशाखापत्तनम में स्थापित कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, ये बात स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विशाखापत्तनम में जो है तारमुगली के नाम से फिर से सेवा में ले लिया गया है। यहाँ आगे देखते हैं हम लोग, एक और प्रश्न है, संसद द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति सेवा शर्त कार्यकाल विधेयक 2023 के संदर्भ में। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट बिल है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर की जाएगी, बिल्कुल सही है। चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष अथवा सबसे बड़े दल के नेता होंगे, मतलब प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होंगे और लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे या सबसे बड़े विपक्ष के नेता होंगे, यह भी सही है। सर्च कमेटी 5 नामों की संस्तुति नियुक्ति समिति को देगी कि 5 में से किसी को भी ले लो, और सर्च कमेटी में केंद्रीय विधि मंत्री और 2 केंद्रीय सचिव भी होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे डी ऑप्शन, ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित संसद द्वारा पारित विधेयक 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखो ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बिल्कुल कवर करके चलना है। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं, बिल्कुल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से या पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यह भी सही है। निर्वाचन आयुक्त को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से मुक्त किया जाएगा, यह भी सही है। देखो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना, उसकी अगर सिफारिश आ गई तो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर भी होगा, नहीं। तो देखो 6 वर्ष तो ठीक है, लेकिन 65 वर्ष होना चाहिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ही, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये होंगे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। 5D का मतलब डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम। कृत्रिम मेधा पर विश्व का पहला कानून, कृत्रिम मेधा अधिनियम, किसने पारित किया? तो ये हो जाएगा यूरोपीय यूनियन ने पारित किया था।
COP28 में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट कर दिया जाए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने एज इट इज यही पढ़ा है। और तो और 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हुए इसकी वैश्विक औसत जो वार्षिक दर है वो दोगुना करनी है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। लीड्स की बात करेंगे अगर हम, तो लीड्स में लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य अचीवर संवर्ग में शामिल नहीं, तो महाराष्ट्र शामिल नहीं है। ठीक है, 16 दिसंबर 2023 को जारी की गई लीड्स रिपोर्ट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़, गुजरात, दिल्ली, असम, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, इन सभी को अचीवर श्रेणी में रखा गया। तो देखो उत्तर प्रदेश इसमें है, जबकि आप देखोगे कि केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश को फास्ट मूविंग संवर्ग में रखा गया, यानी कि और भी बेहतर है ये। अब आ जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय या व्यवसाय स्थल कौन सा हो गया है, तो सूरत डायमंड बोर्ड्स, जो कि सूरत के अंतर्गत आता है भारत में। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो यहां पर आप देखोगे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी? ये कतर ने सुनाई थी। किसने सुनाई थी? कतर ने। बहुत ही चर्चा में था दोस्तों ये पॉइंट, जब ये सजा सुनाने की बात आई थी। तो फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, समर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो देखो भारत में विकसित वायु रक्षा प्रणाली है, इसे भारतीय नौसेना द्वारा रूस से प्राप्त वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को प्रयुक्त करते हुए विकसित किया गया, और इसका पूरा नाम है समर का सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिनेशन। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में अस्त्र शक्ति 2023 के अभ्यास के दौरान सफल परीक्षण किया जा चुका है, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि इसे अब वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। स्पेक्स 2030 इस पहल किसके गठन मतलब किसके द्वारा यह पहल की गई है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा की गई है। हालांकि इधर के जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़े पुराने हो रहे हैं, 1 साल से अधिक के, तो अब ऐसे प्रश्नों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आएगा भी तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी आपको परेशान नहीं होना है। चलो इसको देख लेते हैं जरा, कि कृषि अधोरचना कोष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह केंद्रीय क्षेत्र की 10 वर्षीय योजना है, इसकी अवधि 2020-21 से 2033-32 तक है, और इसके अंतर्गत कटाई पश्च कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पे कृषकों को उधार दिया जाता है। इस कोष का परिचालन कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, तो नहीं, इसका जो परिचालन होता है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीक्राइसिस पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में किया गया, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, इसने इस टर्म्स का प्रयोग किया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि G7 समूह के देशों ने वर्ष 2021 में बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव यानी B3W की घोषणा की है, और B3W का नाम बदल के पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है। तो यह भी सही है। ध्यान होगा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था PGIF करके, तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, उपयुक्त में से कितनी पहलों में चीन की साझेदारी है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बिल्कुल है, यूरेशियन लॉजिस्टिक कॉरिडोर और पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि केवल 2 योजनाएं, जैसे BRI तो पहले से ही चल रही है, और यूरेशियन लॉजिस्टिक कॉरिडोर, इन दोनों में ही बस चाइना की पार्टनरशिप होती है, यानी चाइना की साझेदारी इन दोनों में शामिल है। आगे बात करते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएंगे आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस और रूस। यहाँ पे अजरबैजान नहीं होंगे और जॉर्जिया नहीं होंगे। ये 2 देश हटा दो, बाकी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में ये बाकी सारे देश आ जाएंगे। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अंतर सरकारी निकाय वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर एक हालिया निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। अंतर सरकारी निकाय वित्तीय कार्यवाही कार्यबल मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानक निर्धारित करने और तदनुसार कार्रवाई करने वाला निकाय, बिल्कुल। और इसके अंतर्गत केमन द्वीप समूह, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया को ग्रे सूची से हटा दिया गया, और जो FATF ने 27 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित पुनर्समीक्षा में बुल्गारिया को ग्रे सूची में शामिल कर दिया है। तो कौन सा भैया सही है इसमें? तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे देख लेते हैं, ये एक करंट का क्वेश्चन है, आप अगर देखोगे तो
क्या है क्वेश्चन कि अपार के बारे में बताइए। अपार आईडी एक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र एक विद्यार्थी पहचान पत्र, ये पहल है। भारत सरकार ने एकेडमिक क्रेडिट बैंक एबीसी लॉन्च किया, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जनरेट होता है और इसके पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थी को स्थायी एक पहचान पत्र नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही हैं और अभी आप में से जितने भी लोग बेसिक में प्राइमरी टीचर होंगे तो उन्हें पता होगा कि अपार आईडी को जो है कि फिलअप करने का एक काम आया हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे एलएनजी की बात करेंगे। एलएनजी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत ने अपनी प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में वर्ष 2030 तक प्राकृतिक गैस के हिस्से को 25% तक के स्तर पर लाने का लक्ष्य। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी देश में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा आयातक होगा और कतर भारत को द्रवीकृत गैस की सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बनता है। तो यहां पर आप देखोगे और एक और इंपॉर्टेंट मतलब स्टेटमेंट है यहाँ पे कि पेट्रोनेट ने कतर के साथ प्रतिवर्ष 8.5 मिलियन टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आयात करने का समझौता किया। तो यहाँ पे ए वाला स्टेटमेंट गलत है कि इस तरीके का कि 2030 तक प्राकृतिक गैस के हिस्से को हम 25% कम करने का लक्ष्य रख रहे हैं, तो ऐसा अभी तक कोई भी स्टेटमेंट भारत ने नहीं यूज किया है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं, इसको देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किए जा रहे 25 वर्षीय विजन के अनुसार आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार निम्नलिखित में से कौन सा होने का अनुमान है। तो यहां देखोगे 2030 तक 6.69 ट्रिलियन डॉलर, 2040 तक 16.13 ट्रिलियन डॉलर, 2047 तक 29.02 ट्रिलियन डॉलर। ये नीति आयोग ने अभी से प्रस्तावित कर रखा और इस तरीके का विजन है और ये तीनों ही सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 848। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंपनियों पर ग्लोबल टैक्स लगाए जाने पर सहमति बनी है। तो देखिए अपने मूल देश से हटकर अन्य देशों में अगर कार्यरत कोई मल्टीनेशनल कंपनीज है तो इस पे ग्लोबल टैक्स लगाए जाने पर सहमति बनी है। नेक्स्ट है आपका 849, जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NUML और ओडिशा अर्बन एकेडमी। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो कौन सा सही हो गया, सभी तीनों हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, दिसंबर 2023 में 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किए गए INS इम्फाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां हम पढ़ते हैं कि यह एक नवीनतम स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत है और यह नाभिकीय जैविक रासायनिक युद्ध में भी वॉर करने में सक्षम है। यह प्रोजेक्ट 15 वेब्रो विशाखापत्तनम क्लास के निर्देशित विध्वंसकों में तीसरा युद्ध पोत है और इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में किया गया। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट दोस्तों सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में कौन सा कथन गलत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है। यह 14 जनवरी 2024 को खोंगजोंग जनपद थौबल मणिपुर से प्रारंभ होकर 20 मार्च 2024 को मुंबई में समाप्त होगी और संपूर्ण यात्रा पैदल ही संपन्न होगी। 15 राज्यों से होकर गुजरने वाली यात्रा 6713 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई 110 जिलों और 100 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये स्टेटमेंट गलत है कि संपूर्ण यात्रा दोस्तों पैदल नहीं होगी, जगह जगह पे कहीं तो जरूरत पड़ेगी, कहीं पे बस के द्वारा यात्रा चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को प्रक्षेपित कर पृथ्वी की 650 किलोमीटर की ऊंचाई में कक्षा में स्थापित किया और यह उपग्रह निम्नलिखित में से कौन से कार्य करेगा। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि PSLV C58 के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, याद आया कुछ मैंने बताया था, जिसमें एक्सरेज के ध्रुवीकरण की जांच की जाएगी, कहां से हो रहा है। तो एक्सरे स्रोतों का पता लगाएगा, बिल्कुल सही, और ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करेगा, यह भी सही है। पृथ्वी के नीचे जो है मीठे पानी के स्रोतों और खनिज संपदा को पता लगाएगा, यह बात बिल्कुल नहीं है। ये ब्लैक होल हो गया, न्यूट्रॉन तारे हो गए, पल्सर हो गया, या फिर एक्सरेज का जो ध्रुवीकरण है, इन सभी पे फोकस करेगा। और इस तरीके का USA के बाद ये दूसरा देश होगा भारत हमारा। तो ये सारी चीजें मैंने कनेक्ट करके पढ़ाई हैं, तो याद आनी चाहिए आपको अगर मैं टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पे हो जाएगा 1 और 2 सही। नेक्स्ट है आप एक्सपोसैट के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखो एक्सपोसैट आदित्य L1 की तरह अंतरिक्ष में स्थापित एक वेधशाला है क्या, ऑब्जर्वेटरी है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल। और इस प्रकार की वेधशाला को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। तो अभी मैंने बताया कि दूसरा देश है, क्योंकि इससे पहले USA ने किया है। एक्सपोसैट के साथ 2 पेलोड है, पोलिक्स और एक्सपीसेट, और एक्सपोसैट के प्रक्षेपण के साथ 10 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में छोड़े गए। तो 1 C D
तीनों सही हैं, केवल बी वाला गलत है। तो यहां पढ़ सकते हो जो मैंने पढ़ाया है आपको, एक्सपोसेट जैसी वेधशाला इससे पूर्व केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा के द्वारा ही स्थापित की गई है, बाकी और किसी देश ने नहीं किया है। फिर यहां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आप देखोगे कि रैंकी रेड्डी, सात्विक साई रंजन बैडमिंटन, ये जो है कि ग्रुप है, इनको दिया गया है। तो ये बैडमिंटन खिलाड़ियों में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी तथा रेंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और देव दोनों होने चाहिए, केवल दो जो है कि विकल्प सही होंगे। खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद 2023 में किसे सम्मानित नहीं किया गया इस पुरस्कार से, तो भास्करन ई, कबड्डी में नहीं दिया गया, अदरवाइज इन तीनों को भी दिया गया है। चलो आगे देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। वर्ष 2023 के लिए घोषित अर्जुन पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी में, पुखरामबम सुशीला चानू हॉकी में, और इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट में। लेकिन अय्यका मुखर्जी ये लॉन टेनिस में जो है, इनको इस सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने लगभग कर लिया 856 क्वेश्चन तक। यहां से एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, लगभग 840 या 835 क्वेश्चन के बाद आप देखोगे कुछ पुराने करंट अफेयर्स आ रहे थे नवंबर वाले। हालांकि कुछ क्वेश्चन तो ठीक थे, मैंने पढ़ाया, और एक दो क्वेश्चन बेकार थे, मैंने स्किप भी किया, नो डाउट। तो आप लोग भी इसी तरीके से कोशिश करना कि 750 MCQ जो हमने स्टार्टिंग के किए ना, उसको जरूर अच्छे से तैयार करना। हालांकि यहां पर भी कुछ एमसीक्यूज आए, जैसे ये एक्सपो सेट वाला था जो कि लेटेस्ट वाला 1 जनवरी 2024 का, PSLV C58, तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आगे की जो हम लोग क्लास करेंगे ना, उसमें देख लूंगा मैं कि और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको हमें हटा देना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको लेकर शुरू करेंगे। लेकिन कल इसकी क्लास आपको मिल जाएगी, और कल ये कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन, जिसमें आपके 993 एमसीक्यूज हैं। करंट अफेयर्स का अगर ये स्ट्रेटजी वीडियो कर लोगे ना कंप्लीट, तो आपका हेडेक खत्म हो जाएगा। हालांकि आज शाम में मैं लगभग 9 PM के आसपास एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें अगले 20 से 22 दिन के लिए आपको क्या करना है। हालांकि 20 ही दिन बचे हुए, 21 दिन, वो तरीका आप अपनाओ और आपका एग्जाम प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके जाना दोस्तों, और मोटिवेशन मिलता है हम लोगों से अगर आप एक लाइक कर देते हो तो, ताकि हाँ हम आपके लिए कुछ काम करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।